Welcome back to our YouTube channel B.Pharm Handwritten Notes. In this video, we have learned about pharmacology, unit first, B.Pharm 5th semester. The unit name is Pharmacology of Drug Acting on a Cardiovascular System. इसके बारे में हम लोग जो सब टॉपिक्स उसमें जो दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। अब चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। पहले रीड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड extensive blood structure of blood vessel that transport oxygen, nutrient, heat and other substance throughout the body. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो था हमारा कंप्रोमाइज़ करता है हार्ट को, और उसके जो एक्सटेंसिवली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्लड वेसल हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हीट को या फिर कोई अदर सब्सटेंस जो कि थ्रू आउट द बॉडी क्या आता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक, ये 7 नंबर में पूछा है पिछली बार, तो इसलिए आपको अच्छे से बताते हैं इसको भी। पहला टॉपिक इसमें क्या है, डायनेमिक मीन्स स्टडी ऑफ मोशन। जो वर्ड इसमें डायनेमिक यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्टडी करना हमारे मोशन का। अब हेमोडायनेमिक है तो हेमोडायनेमिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, इसका मतलब होता है जब हम लोग मूवमेंट स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट जो होता है हमारा ब्लड का थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हेमोडायनेमिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेमोडायनेमिक इज अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो इन बॉडी। एक तरह का फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है जो कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में। नेक्स्ट है, it consists of heart which work as a pump and the blood vessel which carry the blood। ये इसमें हार्ट होता है जो कि वर्क करता है एज अ पम्प, पंपिंग करता है हमारे ब्लड को, एंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं हमारे ब्लड को, एंड ये हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट, इसमें ये दिया है द ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो कि हम बता दिए आपको। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा ब्लड का देख लेते हैं। पहला हमारा इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे गैस को। दूसरा हमारा है न्यूट्रिएंट, और तीसरा हमारा है वेस्टेज करता है। और फिर उसके बाद सेकेंड इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट को क्या होता है, ये हमारा रेगुलेट करता है। एंड लास्ट जो इसमें फंक्शन है ब्लड का, तो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक, पहला इसमें पॉइंट क्या है, कार्डियक सेल इज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जो कार्डियक सेल होता है उसके पास पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट हैज़ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 80 से 90 मिलीवोल्ट एंड हाई सोडियम आयन कंसनट्रेशन एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन। इसमें बताया गया है कि जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, जिसके पास पोटेंशियल जो होता है वो 80 से 90 मिलीवोल्ट होता है, और सोडियम आयन का कंसनट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, एंड पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन जो होता है वो कम है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, upon excitation depolarization occurs as a cell membrane permeability to sodium ion increases, the negatively resting potential is lost and positive current generated inside the cell। ठीक, इसमें क्या है, जब एक्साइटेशन रहता है तो डीपोलराइजेशन जो होता है हमारा ऑकर होता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसके वजह से परमेबिलिटी जो होता है वो सोडियम आयन का वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, एंड जो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा पोटेशियम पॉजिटिव करेंट जो होता है हमारा वो जनरेट हो जाता है इनसाइड द सेल। ठीक, इसमें 3-4 फेज है जो कि हम लोग को पढ़ना है। द फ्लोइंग फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल, बारी बारी देखते हैं क्या क्या है। पहला हमारा फेज है 0। ठीक है,
फेज 0 में क्या है, पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इन दिस फेज रैपिड डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व एज द सोडियम एंड रैपिडली इंटर द सेल थ्रू सोडियम चैनल। फेज़ 0 की बात करते हैं तो इस फेज़ में जो होता है वो डीपोलराइजेशन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का वो हमारा ऑब्जर्व होता है, एंड सोडियम आयन जो होता है हमारा इंटर करता है सेल के अंदर, किसके थ्रू, सोडियम चैनल के थ्रू। ठीक है, और ये फेज़ जो होता है हमारा फॉलो है रीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड क्या है, फेज़ 1। इट इज़ द शॉर्ट एंड इनिशियल फेज़। ये एक तरह का शॉर्ट होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, और ये इनिशियल फेज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इन दिस फेज रैपिड डीपोलराइजेशन इज ऑब्जर्व, पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ द सेल। फेज़ 1 में क्या होता है कि रैपिड डीपोलराइजेशन जो रीपोलराइजेशन है, पहले वाले में 0 जो था उसमें डीपोलराइजेशन ऑब्जर्व होता है, लेकिन अगर फेज़ 1 की बात करते हैं तो रैपिड डीपोलराइजेशन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसमें पोटेशियम आयन जो होता है हमारा मूव आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है सेल के सेल से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फेज़ 2 क्या है। This prolonged plateau phase is observed as the calcium ion enter the cell through calcium channel। फेज़ 2 में जो होता है एक तरह का प्लेटिव फेज जो होता है हमारा ऑब्जर्व होता है, जिसमें कैल्शियम आयन जो होता है हमारा इंटर कर जाता है सेल के अंदर, किसके थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। दिस फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रेजेंट ओनली इन अ कार्डियक सेल। और ये फेज जो होता है एक्शन पोटेंशियल का वो प्रेजेंट होता है हमारे कार्डियक सेल के अंदर ही। ठीक, फेज तीसरे की बात करते हैं तो पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद बताते हैं आपको। दिस फेज इज द सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन एज द पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ द सेल। फेज 3 जो होता है वो सेकेंड पीरियड का ही होता है, जो कि रिपोलराइजेशन के द्वारा होता है, जो कि हमारा पोटेशियम आयन जो होता है इसमें मूव आउट होता है सेल के अंदर से। ठीक है, लास्ट फेज की बात करते हैं तो लास्ट फेज देख लेते हैं क्या है इसमें। फेज 4 है। ठीक है, देख लेते हैं। दिस इज द रेस्टिंग फेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रीस्टेब्लिश व्हेन द पोटेशियम आयन मूव इंटर द सेल एंड सोडियम कैल्शियम मूव आउट ऑफ द सेल। ये हमारा रेस्टिंग फेज होता है, जो कि रेस्टिंग पोटेशियम मेम्ब्रेन रीस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें पोटेशियम आयन जो होता है हमारा रिटर्न हो जाता है सेल के अंदर, एंड सोडियम और कैल्शियम आयन जो होता है हमारा मूव आउट हो जाता है सेल के बाहर से। समझ में आया, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, the cell do not depolarize in response to another impulse during the phase 1 and 2 and this is called as absolute refractive period। ये क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, सेल जो होता है वो डीपोलराइज नहीं होता है किसके रिस्पॉन्स में, जो कि अनदर इम्पल्स जो जनरेट हो रहे हैं हमारे बॉडी में, किस कब जनरेट हो रहे हैं, जब हमारा फेज़ 1 एंड 2 रहेगा तब इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलेंगे। सिंपल भाषा में है कि जब हमारा सेल डीपोलराइज नहीं करेगा किसके रिस्पॉन्स में, जब अनदर इम्पल्स जनरेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, कब, किस फेज़ में, फेज़ 1 एंड 2, तब इसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है आपको समझा देते हैं क्या है। The cell depolarize in response to powerful impulse during the phase 3rd and 4th and this is called relative refractive period। सेम बात है, इसमें बोला गया है कि जो सेल जो होता है हमारा डीपोलराइज करता है इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स। ठीक है, और किस फेज़ में हमारा डीपोलराइज करता है, फेज़ 3rd एंड 4th में, तब इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलेंगे। और जब हमारा सेल डीपोलराइज नहीं करेगा इन रिस्पॉन्स टू अनदर इम्पल्स, जिसमें हमारा फेज़ 1 एंड 2 होता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा देखा है। ये देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड दिया है ना, ये फेज़ 1 एंड 2 के लिए है, और ये जब फेज़ 3rd एंड 4th के लिए होगा तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा। समझ में आया, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चार्ट के थ्रू है जो कि आपको बनाया गया इसमें। ये हमारा फेज़, ये 0 फेज़ है, ये हमारा पहला फेज़ है, ये हमारा सेकेंड फेज़ है, 3rd फेज़ है, एंड ये हमारा 4th फेज़ है। तो हमारा इसमें क्या है देख लेते हैं। ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है।
When heart fails to pump blood in a quantity sufficient to fulfill the body requirement is known as congestive heart failure. जब हार्ट जो होता है हमारा फेल हो जाता है पंप करने के लिए ब्लड को जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसके कॉजेस की बात करते हैं। कॉजेज है, पहला हमारा नैरो ऑफ आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक है, हमारा आर्टरी का नैरो होना जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई जो हार्ट में होता है उसका कमी होना है, जिसकी वजह से CHF कॉज होता है। सेकंड, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑकर हो गया हमारे हार्ट में, उसकी वजह से CHF ऑकर हो जाता है। इंडोकार्डिटिस, इसमें क्या होता है इन्फेक्शन हार्ट वाल्व, इसे कहते हैं हम लोग इंडोकार्डिटिस। ये भी हमारा कॉज होता है CHF का। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा कॉज क्या है, लास्ट मायोकार्डिटिस जो कि इन्फेक्शन होता है हार्ट मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा सिम्टम है। पहला हमारा पैटिक है, थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में। तीसरा हमारा यूरिनेशन है जिसमें यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। लास्ट हमारा स्वेलिंग है, हाथ पैर फूलने लगता है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, इसमें दो आते हैं, ड्रग विद पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट, ड्रग विदाउट पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, बारी बारी देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ड्रग विद पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट में पहला हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड है, दूसरा हमारा है बिप्रेडिन, तीसरा हमारा बीटा एंडोर्जिक एगोनिस्ट। ड्रग विदाउट पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट में डायरोट एंजियोटेंसिव एंटागोनिस्ट है, बीटा एंडोर्जिक एंटागोनिस्ट, वैसोडायलेटर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ड्रग है जैसे कि कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एमरिनन, मिलिनन, डोपामिन, दो ग्लूटामिन, ये सब इंडायरेक्ट। डायरेटिक्स में जैसे थायजाइड हो गया, फ्यूरोसिमाइड हो गया। एंजियोटेंसिव एंटागोनिस्ट में AC इनहिबिटर है। ठीक है, और बीटा एंडोर्जिक एंटागोनिस्ट में बीजाप्रोलोन एंड मेटाप्रोलोन। ठीक, और लास्ट हमारा जो वैसोडायलेटर है जो कि हमारा ड्रग विदाउट पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट, जिसमें हमारा एक नाइट्रेट आता है, दूसरा हमारा हाइड्रोलिजीन आता है। ठीक, ठीक है, बारी बारी देख लेते हैं। ड्रग विथ पॉजिटिव न्यूट्रोपिक इफेक्ट में पहला हमारा क्या है कार्डियोग्लाइकोसाइड, जिसमें हमारे दो ड्रग आते हैं, डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस। ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है। ठीक, डेफिनीशन, कार्डियोग्लाइकोसाइड डिराइव फ्रॉम प्लांट डेरिवेटिव एंड स्टेरॉइड। कार्डियोग्लाइकोसाइड जो होता है ये हमारा डिराइव होता है प्लांट से, क्या होता है डेरिवेटिव से, एंड ये हमारा स्टेरॉइडल इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन कमनली यूज़ कार्डियोग्लाइकोसाइड में हम लोग डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और डिजिटैलिस जो होता है वो कंप्लीट ग्रुप होता है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड का। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड का, पहला हमारा है इट इनहिबिट द मेम्ब्रेन बाउंड सोडियम पोटेशियम एक्वेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ सोडियम आयन एंड लॉस ऑफ पोटेशियम आयन। कहना क्या चाहता है इसमें, ये जो होता है ये हमारा इनहिबिट कर देता है जो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं सोडियम पोटेशियम एक्वेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से सोडियम आयन का कंसनट्रेशन हमारा बढ़ जाता है एंड पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन जो होता है वो मेम्ब्रेन में वो लॉस हो जाता है, जिसके वजह से सोडियम आयन जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इनसाइड द सेल, और ये एक्टिवेट कर देता है सोडियम और कैल्शियम आयन कैरियर सिस्टम को विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है मैकेनिज्म में, जिसके इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है द एक्टिवेशन ऑफ सोडियम कैरियर कैल्शियम सिस्टम रिजल्ट इन इंक्रीज इन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। एक्टिवेशन होता है सोडियम कैल्शियम कैरियर सिस्टम में, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन का जो इन्फ्लक्स होता है वो हमारा बढ़ जाता है। कैल्शियम आयन को अटैच करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कि स्टोरेज करता है हमारे कैल्शियम आयन को, एंड ये रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, बाइंडिंग जो होता है वो डिजिटली सोडियम पंप जो होता है वो इनहिबिट होता है पोटेशियम आयन से, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है सीरम में। समझ में आया मैकेनिज्म क्या होता है इसका। फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं इसका क्या है फार्माकोकाइनेटिक, इसको एडमिनिस्टर करते हैं ओरली या फिर इंट्रावेनस, इसको एडमिनिस्टर नहीं करते हैं सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है
प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो डे से वीक तक होता है। ठीक है, ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पहला हमारा हार्ट रेट पे इसका क्या एक्शन होगा, ये हमारा ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा जब हमारा CHF पेशेंट का रहता है। ये सिंपैथेटिक को डिक्रीज कर देता है, किसके वजह से, जो कि इम्प्रूव करता है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर पे क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है ब्लड प्रेशर इन CHF पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा करोनरी सर्कुलेशन। ये हमारा इम्प्रूव करता है कार्डियक आउटपुट को, जो कि डायस्टोलिक का कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें ब्लड वेसल है। ये एग्जर्ट करता है माइनर डायरेक्ट कॉन्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से एक्शन होता है स्मूथ मसल में। ब्लड वेसल को ज़्यादातर ये डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड एंड ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा होगा, जिसकी वजह से CHF जो पेशेंट है वो सफ़र जो कर रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किडनी की बात करते हैं हम। किडनी, इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन देयर बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। ये हमारा इम्प्रूव करता है किडनी के सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यह यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रिलाइव हो जाता है ओडमा इन पेशेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो हार्ट में वो अच्छे तरीके से होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है GIT पे क्या इफेक्ट होता है, इसको पेंसिल में दर्ज कर लेते हैं। ये स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर एंड ट्रिगर करता है ट्रिगर जोन इन मेडुला, दस रिजल्ट इन नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, इसको फिर से रीड कर लेते हैं, पहले अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये हमारा स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर कीमो रिसेप्टर को, जिसके वजह से जो होता है वो मेडुला में ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो होता है वो नोजिया वॉमिटिंग का कॉज होता है। ठीक है, GIT पे इसका इफेक्ट है। अगर CNS की बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा प्रोड्यूस करता है सिम्टम ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज ब्लरिंग विजन एंड डार्क स्पॉट। CNS में क्या होता है, अगर CNS की बात करते हैं तो विजुअल डिस्टर्बेंस ऑकर हो जाता है जब अगर ये ड्रग लेंगे डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन का, तो इसमें ब्लर विजन दिखता है एंड डार्क स्पॉट दिखेगा। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो इट यूज़ ने ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट जिसका फेल हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। दूसरा इसका है ट्रीट आर्टियल फिब्रिलेशन। ठीक है, ये आर्टियल जिसका फिब्रिलेशन जो ज़्यादा बढ़ जाता है उसके ट्रीट करने के लिए देते हैं। हाँ, इट इज़ यूज ने ट्रीटमेंट ऑफ टेकिकार्डिया, जिसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसका थेरेपेटिक यूज़ था। साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं क्या है इसका। साइड इफ़ेक्ट है ना, साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। पहला हमारा नोजिया, दूसरा है वॉमिटिंग, तीसरा हमारा हेडेक है, चौथा हमारा फैटिग है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है हमारा बिप्रिडियन। इसमें दो ड्रग आते हैं एमरिनल मिलरिनल। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। इट्स ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटिंग द एक्टिविटी। ये हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम होता है जो कि इनहिबिट कर देता है हमारे एक्टिविटी को। इट इज़ अ सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम फाउंड इन अ कार्डियक स्मूथ मसल, जो कि बता चुके हैं आपको कि हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, जो कि हमारा फाउंड होता है कार्डियक है स्मूथ मसल्स में। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है इसका मैकेनिज्म क्या होता है देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CMP इन अ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है, ये जो होता है एमरिनल और मिनरल के जो ड्रग होते हैं वो प्रोडक्शन जो होता है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, किसमें ये प्रेजेंट होता है हार्ट में एंड ब्लड वेसल में, जिसके वजह से हमारा इंट्रासेलुलर लेवल जो होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारा इनेबल करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन। ठीक है, पहली बात तो ये प्रोडक्शन जो होता है वो CMP का उसको बढ़ाता है, किसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल। CMP आपको बता चुके हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसके वजह से जो इंट्रासेलुलर CMP है उसका लेवल बढ़ गया है, जो कि हमारा इनेबल करता है अवेलेबिलिटी होगा ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन का। ठीक, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है।
थेरेपेटिक यूज है। पहला क्या है इसका, इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर सेम एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सेकेंड है इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एमरीना बिलिना दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। पहला हमारा नौजिया हो जाएगा, दूसरा वॉमिटिंग है, तीसरा डिप्रेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, तीसरा है बीटा एंडोर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें दो ड्रग आते हैं, डोपामिन, दो ग्लूटामिन। ठीक, डिफिनीशन में क्या है, दे आर पॉजिटिव न्यूट्रोपिक बीटा एगोनिस्ट विथ मिनिमम पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव न्यूट्रोपिक के ड्रग होते हैं जो कि बीटा एगोनिस्ट शो करते हैं। ठीक, जिसमें डोपामिन और दो ग्लूटामिन आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है इसका देख लेते हैं। पहला इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर एंड प्रीलोड। कार्डियक आउटपुट को ये हमारा जो डोपामिन डोपिटामिन है जो है ये बढ़ाते हैं, जिसके वजह से एंड डिक्रीज करते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर एंड प्रीलोड। ये जो ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज करेंगे एंड कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म क्या कर रहा है, इट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो कंजप्शन होता है ऑक्सीजन को ये हमारा क्या होता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं थेरेपेटिक यूज। इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, वही सेम चीज़ है, उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ हार्ट फेलियर के ट्रीट करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट में देख लेते हैं, टेकीफ्लेक्सिस, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ड्रग विदाउट पॉजिटिव न्यूट्रोपिक। ड्रग विद पॉजिटिव न्यूट्रोपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ड्रग विदाउट पॉजिटिव न्यूट्रोपिक। इसमें क्या है, पहला इसमें हमारा है डायूरेटिक्स, ये पहला है। इसमें कौन सा ड्रग है, थायजाइड, दूसरा फ्यूरोसिमाइड। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, दे आर कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF। इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए CHF पेशेंट को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारा इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो एक्सक्रीशन जो होता है वो साल्ट का बढ़ा देते हैं एंड वाटर का भी बढ़ा देते हैं। ये डिक्रीज़ करते हैं वेंट्रिकुलर प्रीलोड, जो कि पहले ही बता चुके हैं। कार्डियक साइज को भी डिक्रीज़ करते हैं, जिसके वजह से इम्प्रूव होता है पंपिंग फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ये हमारा रिलाइव हो जाता है ओडेमा पेशेंट, जो कि ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई अच्छे से ना होना हार्ट में, उससे रिलीव होगा। ठीक है, ताकि ब्लड एंड ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट मसल्स में अच्छे से हो, जिसकी वजह से रिड्यूस हो सके हमारा CHF। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ देख लेते हैं, यही हमारा थेरेपेटिक यूज़ वही सेम चीज़ होगा। इट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अस्थमा में भी देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, तो इसका हाइपोक्लेमिया है, टिटनस में वर्टिगो, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसमें AC इनहिबिटर है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, AC इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, वही सेम चीज़ है। ये सब एंजियोटेंसिन जो AC इनहिबिटर है ये हमारा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, जो कि ट्रीट करने के लिए हम लोग CHF को देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि देख लेते हैं इसका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन। ठीक है, AC इनहिबिटर जो होता है वो कन्वर्जन करता है हमारा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक, और इट इज़ एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन, वही सेम पहले ही बता चुके हैं, जो कि एंटागोनिस्ट होता है वो एंजियोटेंसिन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, AC इनहिबिटर, ये हमारा मैकेनिज्म है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये 2 मार्क्स में पूछता है कि क्या है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, पहला क्या है, रिडक्शन इन पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस एंड आफ्टरलोड। ठीक है, रिडक्शन करेगा हमारा पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, जिसके वजह से हमारा CHF को ट्रीट कर सकें। दूसरा इसमें क्या है, रिडक्शन इन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा हमारे बॉडी में। रिडक्शन करेगा एंजियोटेंसिन कंसंट्रेशन इन टिश्यू। लास्ट हमारा है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म रिमोडलिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं, तो थेरेपेटिक यूज वही सेम चीज़ होगा कि ट्रीट करने के लिए CHF होगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो हाइपोटेंशन ऑकर होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपरक्लेमिया होगा। हाइपरक्लेमिया में इसमें यूरिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है
ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाइपरक्लेमिया में ज़्यादा होता है, हाइपोक्लेमिया में कम होता है। एंड कफ होगा, खास सर्दी जुकाम। लास्ट हमारा है बीटा एंडोलर्जिक अग्निस में हमारा बीजाप्रोलोल होगा, दूसरा हमारा है मेटाप्रोलोल है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर कमली यूज इन्हें क्या होता है, CHF होगा कौन है। ठीक है, ये यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ it decrease the mortality in a patient with class 1 and class 2 और failure। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो ज़्यादातर क्लास सेकेंड और क्लास 1 में जो होता है वो पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर कम ही होते हैं। और बीजोप्रोलोल मेटाप्रोलोल ज़्यादातर हाइपरटेंशन पेशेंट को ही देते हैं हम लोग एज अ ट्रीट करने के लिए। CHF पेशेंट के लिए ज़्यादातर कम ही यूज़ करेंगे CHF पेशेंट को। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, वैसोडाइलेटर, जिसमें हमारा नाइट्रेट आता है और हाइड्रोलिजिन आता है। इसमें क्या है, दे हैव इनडायरेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हार्ट एंड डिक्रीज आफ्टर लोड एंड प्रीलोड, वही सेम चीज़ है। आफ्टर लोड प्रीलोड को डिक्रीज करके CHF पेशेंट को ट्रीट कर देगा। ठीक है, इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टेड फेलियर। वैसोडाइलेटर होता क्या है, जनरली ये जो होते हैं वो डायलेट कर देते हैं हमारे ब्लड वेसल को, जिसके वजह से ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है हमारा CHF पेशेंट। ठीक, जो कि सफ़र कर रहा है CHF से। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले क्या है। अ कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है, ऐसा कंडीशन जिसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टमिक आर्टरी में वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल प्रेशर से, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे किसकी बात किया गया है, जो 120/80 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है 120/80 mmHg, ये इसको बोला गया नॉर्मल। इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा जैसे 121 या फिर 122, 25/90 ये सब हो जाएगा तो ये हाइपरटेंशन कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। द ड्रग यूज टू ट्रीट देम इज़ नोन एज एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। जो ड्रग यूज़ करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए उसे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग बोलते हैं। ठीक है, कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में पहला हमारा है स्मोकिंग आएगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, अल्कोहल कंज्यूमिंग, सॉरी पेन ले लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूमिंग। तीसरा हमारा है जेनेटिक फैक्टर, चौथा हमारा हेडेक है। ठीक है, ये सब कॉज है जिसके वजह से जो हाइपरटेंशन वो ऑकर होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला हमारा चेस्ट पेन होगा, कन्फ्यूज़न होगा, विज़न जो होता है हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारे सिम्टम्स दिखेंगे अगर हाइपरटेंशन ऑकर हो रहा है तो। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। पहला है डायरेटिक, दूसरा AC इनहिबिटर जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, तीसरा हमारा है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, चौथा हमारा है गैंग्लियन ब्लॉकर, पांचवा हमारा है एंडोनर्जिक ड्रग, और लास्ट हमारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बारी बारी इसको अच्छे से देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से ड्रग है। ठीक है, पहला हमारा डायरेटिक है, इसमें 3 पार्ट है। पहला थायजाइड जिसमें 2 ड्रग आते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड। दूसरा हमारा है लूप डायरेटिक जिसमें 2 ड्रग आते हैं, फ्यूरोसिमाइड, बुमेटनिड। तीसरा हमारा है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक जिसमें 2 आते हैं, इसमें भी स्प्रेनोलैक्टोन, एम्ब्रिलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जिसमें 2 ड्रग आते हैं, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें 2 ड्रग आते हैं, लोसार्टेन, ऑन्डेनिस्ट्रॉन। चौथा क्लासिफिकेशन गैंग्लियन ड्रग जिसमें ट्राइमेथोपेन है। ठीक, लास्ट हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें वीरापामिल है, नेफिडेपिन है। ठीक, पहला हमारा है डायरेटिक्स। क्या होता है डायरेटिक्स ये देख लेते हैं। ड्रग प्रमोटिंग यूरिन कार्डियक आउटपुट आर नोन एज डायरेटिक, मतलब ऐसे ड्रग जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे उससे हम लोग डायरेटिक्स बोलेंगे। ठीक, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन अ किडनी एंड इंक्रीज द एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। ठीक,
ये डायरेक्टली जो होते हैं वो एक्ट करते हैं किडनी पे, एंड ये हमारा इंक्रीज कर देता है जो एक्सक्रीशन होता है वाटर को एंड आयरन का बॉडी से। ठीक है, सम कॉमन ड्रग यूज एज अ डायरेटिक्स आर। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग है। पहला हमारा थायराइड। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। दिस डायरेटिक आर इनएक्सपेंसिव फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये जो डायरेटिक्स होते हैं ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। ठीक, दे आर कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें दो ड्रग है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। It increases the excretion of sodium ion through urine by inhibiting the NaCl pump in a distal convoluted tubule। मतलब ये जो एक्सक्रीशन होता है सोडियम आयन को उसको बढ़ाता है किसके थ्रू, यूरिन, और किसके द्वारा करता है, ये हमारा इनहिबिट कर देगा NaCl पम्प को जो कि डिस्टिल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होता है, जिसके वजह से हमारा एक्सक्रीशन जो होता है वो सोडियम आयन का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है थ्रू यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा विच इंक्रीज प्लाज्मा रेनिंग एक्टिविटी। वही सेम चीज़ है कि प्लाज्मा वॉल्यूम का कंसनट्रेशन जो होता है वो ब्लड में या फिर बॉडी में उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ देख लेते हैं जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं जिसमें हाइपोक्लेमिया और हाइपरयूरेमिया। यूरिन का लेवल जो बढ़ जाएगा उसे हाइपरयूरेमिया बोलेंगे। हाइपरक्लेमिया में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लूप डायरेटिक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर पावरफुल डायरेटिक, ये हमारे पावरफुल डायरेटिक होते हैं एंड ये यूज होते हैं हाइपरटेंशन पेशेंट में, एंड इनके पास क्रोनिक रीनल फेलियर में या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लूप डायरेटिक का था। इसमें जो ड्रग हैं इसमें दो ड्रग हैं, फ्यूरोसिमाइड, बुमेटनिक। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका स्पेरिंग डायरेटिक्स, इट इज़ एक्ट एट ए थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले। ये जो होता है एक्ट करता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले जो कि प्रिवेंट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन फ्रॉम द यूरिन। ये ज़्यादातर जो एक्ट करते हैं ठीक असेंडिंग लूप ऑफ एनले जिसके वजह से ये प्रिवेंट कर देता है रीअब्जॉर्प्शन जिसका होता है सोडियम और कैल्शियम आयन का, सॉरी क्लोरीन आयन का, कहाँ से, यूरिन से। द ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है किसके कंपेरिजन में, थायराइड डायरेटिक्स। ठीक, इसका थेरेपेटिक यूज़ और एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। थेरेपेटिक यूज़ में हमारा वही है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में। एडवर्स इफेक्ट में हमारा हाइपोक्लेमिया और हाइपोक्लेसेमिया है। इसमें पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा और इसमें हाइपोक्लेसेमिया में कैल्शियम आयन का कंसनट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। क्या होता है, डिफिनेशन देख लेते हैं। दीज डायरेटिक्स कंपेरेटिवली लो एफिकेसी एंड यूज इन ए कम्बिनेशन विथ हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, इसका जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो होते हैं वो उनका एफिकेसी जो होता है वो कम होता है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कम्बिनेशन विथ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो कि थायराइड डायरेटिक का डेरिवेटिव है। ठीक, इसमें दो ड्रग है, स्प्रेनोलोल लैक्टोल एमिलोराइड। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। दीज डायरेटिक्स डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ये डायरेटिक्स होते हैं वो एक्सक्रीशन जो होता है वो मैग्नीशियम आयन को वो डिक्रीज़ कर देते हैं एंड पोटेशियम आयन को भी ये डिक्रीज़ कर देते हैं। दे ब्लॉक द एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल। और ये जो स्प्रेनोलैक्टोन के जो ड्रग होते हैं या फिर एमिलोराइड के ड्रग ये ब्लॉक कर देते हैं एपिथेलियल सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में देते हैं और दूसरा हमारा है CHF। ठीक, और इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं तो हेडेक होगा मतलब चिंता,
और हाइपोक्लेमिया, वही कैल्शियम पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। एसी इनहिबिटर एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कनेक्शन ऑफ एसी एंजाइम। जो एसी इनहिबिटर जो होता है वो इसका एक्शन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है जब हमारा एक्शन होता है एसी एंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, they competitively inhibit the conversion of angiotensin first to angiotensin second, occurring in the presence of angiotensin enzyme। ठीक है, जो एसी इनहिबिटर होता है ये हमारा इनहिबिट करता है जब कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में, और किसके प्रेजेंस में होता है, एसी एंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, समझ में आ गया एसी इनहिबिटर क्या होता है। और जो कॉमनली, ये है ना नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमनली यूज एसी इनहिबिटर है क्या, पहला है हमारा कैप्टोप्रिल। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ अ पोटेंट एंड कम्पिटिटिव एसी इनहिबिटर है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन करने के लिए एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एक तरह का पोटेंट होता है जो कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, इट डज नॉट ब्लॉक द एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर। ठीक, ये हमारा ब्लॉक नहीं करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर को। इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं थायराइड डायरेटिक के साथ, जो कि यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए हाइपरटेंशन को। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए CHF, दोनों में यूज़ करते हैं, एज अ हाइपरटेंशन एज अ CHF। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म वही सेम चीज़ होगा। इट स्लो डाउन द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक, इसका मैकेनिज़्म जो होता है वो फॉर्मेशन जो होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से जो एंजियोटेंसिन सेकेंड हो रहा है उसके फॉर्मेशन को कम कर देगा, मतलब फॉर्मेशन बोलें चाहे या फिर कन्वर्जन जो हो रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन उसको इनहिबिट कर देगा, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, समझ में आया इसका मैकेनिज़्म क्या है। नेक्स्ट इसमें थेरेपेटिक यूज, हाइपरटेंशन वही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, CHF जब हमारा हार्ट में जो बम्पिंग जो होता है वो ब्लड का अच्छे से नहीं होगा वो CHF होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इरेगुलर ऑफ हार्ट रेट। ठीक, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, यही है ना एडवर्स इफेक्ट। पहला हमारा डिजीनेस, चक्कर आना, लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट अच्छे से ना लगना, ड्राई कफ सूखी खांसी, हेडेक्स चक्कर आना, नोजिया। जी मैं, ठीक, सेकेंड इसमें जो ड्रग है वो इनाल्प्रीन है। डेफिनेशन देख लेते हैं, तो इट इज़ द सेकेंड ड्रग ऑफ दिस क्लास विच इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे इनएक्टिव फॉर्म होते हैं ड्रग का। ठीक है, इट इज़ अ पोटेंट एंड कॉम्पिटेटिव एसी ब्लॉकर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये भी एक तरह का पोटेंट होता है और एक कॉम्पिटेटिव एसी ब्लॉकर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक, इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं IV रूट से। इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रैपिड होता है। इसका यूज़ करते हैं CHF में एंड गिवन बाय अलोन। ठीक, हाइपरटेंशन में भी देते हैं लेकिन कभी करा देते हैं। ठीक, मैकेनिज़्म देख लेते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इट स्लो डाउन द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, वही सेम चीज़ है कि हमारे जो फॉर्मेशन होते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड को वो स्लो डाउन करते हैं, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो वही हाइपरटेंशन, CHF। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो वही नोजिया हो गया, फीवर ऑकर होगा, चेस्ट पेन होगा, खांसी आएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सेकेंड एंटागोनिस्ट एक्ट बाय मॉड्यूलेटिंग द रेनी एंजियोटेंसिन एंडोसोन सिस्टम। ये जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होता है वो एक्ट होते हैं बाय मॉड्यूलेटिंग द एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दे आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और CHF। ठीक, इसमें इसमें जो ड्रग है
वो हमारे लोसार्टन है, ठीक। लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सब। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है। ये अगेंस्ट काम करते हैं एज अ एंजियोटेंसिन सेकेंड। It does not have a partial agonist activity and does not block any other receptor और ion channel। इसके पास कोई पार्सल एगनिस्ट एक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए जो होता है ये ब्लॉक नहीं करता है कोई भी रिसेप्टर को या फिर कोई आयन चैनल को, ठीक। इट इज़ यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एज अ फर्स्ट लाइन जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। लोसार्टन, टेलमिसार्टन एज अ फर्स्ट लाइन देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट ब्लॉक द इंट्रैक्शन बिटवीन एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड इट्स रिसेप्टर। वही सेम चीज़ है, ये हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन नहीं होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड का, रिडक्शन हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये ब्रेडिकार्डिन को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक। थेरेपेटिक यूज में देख लेते हैं। हाइपरटेंशन, CHF। एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस आएगा। फोर्थ क्या है हमारा, गैंग्लियन ब्लॉकर, ठीक। क्या होते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर? ब्लॉक द सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया ब्लॉकर जो होते हैं हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लिया होते हैं उसको हम लोग को ब्लॉक कर देते हैं। ये डिक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक टोन एंड ब्लड प्रेशर को। ड्रग जो होते हैं इसमें ट्राइमेथोपेन है, ठीक। ट्राइमेथोपेन होता क्या है? इट इज़ अ ओनली यूज एज ए गैंग्लिया ब्लॉकर। वही एज अ गैंग्लिया ब्लॉकर ही यूज़ करते हैं। इसको हम लोग देते हैं इंट्रावेनस रूट से, जो कि प्रोड्यूस करता है कंट्रोल हाइपोटेंशन फॉर रैपिड एंड शॉर्ट एक्शन होता है इसका, ठीक। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और एक्शन जो होता है इसका शॉर्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट सिंपैथेटिक रिसेप्टर बाय कन्वर्टिंग फॉर दिस रिसेप्टर साइड विद एसिटिलकोलिन, ठीक। ये प्रिवेंट करता है हमारा स्टिमुलेशन जो हो रहा है पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर। एक प्री साइनेटिक रिसेप्टर होता है, पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर, जो कि कम्पीट करता है इसी रिसेप्टर साइड में किसके साथ, एसिटिकोलिन। थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं ऐसा। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो वही सेम होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ड्राइनेस होगा, मतलब मुंह एकदम सूखा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है वो कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन होता है। ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज ए ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इसमें क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट बाय इनहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन थ्रू कैल्शियम चैनल। इसका जो एक्शन होता है वो जो इनहिबिटिंग कर देता है हमारा जो मूवमेंट होता है कैल्शियम आयन का, किसके थ्रू इनहिबिट करता है, कैल्शियम चैनल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन। 3 क्लासिफिकेशन है। पहला फिनाइल एल्किलीन है जिसमें वीरापामिन ड्रग है। दूसरा हमारा बेंजोथाइजिपिन है जिसमें डिल्टीजेन है। तीसरा हमारा है डाइहाइड्रोप्रिडिन है जिसमें हमारा निफिडिपिन और एम्लोडिपिन है, ठीक। ये हमारे क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होते हैं तो देख लेते हैं। वही सेम चीज़ है। इट इज़ एक्ट बाय द इनहिबिटिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल। वही है जो इनहिबिट कर देता है हमारा कैल्शियम आयन को, किसके थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू। हमारा ब्लड प्रेशर को कम कर देता है एंड वैसोडाइलेशन करता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वैसोडाइलेटर मतलब डायलेट कर देगा हमारे ब्लड वेसल और स्मूथ मसल, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। वही सेम चीज़ है। इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर किसके थ्रू, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से पेरिफेरल वैसोडाइलेशन के थ्रू, जो कि निगेटिव न्यूट्रॉपिक इफेक्ट्स हो पाता है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं तो एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन और हाइपरटेंशन। एडवर्स इफेक्ट में वही हेडेक होगा, डिजनेस होगा, रैसेस होगा, इचिंग होगा, ये सब। कौन कौन से ड्रग्स होते हैं एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को, ठीक। पहला हमारा है वीरापामिन। इट इज़ अ कैटेगराइज अंडर फिनाइलामीन
क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये फिनाइल अल्काइल अमीन का क्लास है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज पाया जाता है। इट कंटेन फिनाइल ब्यूटाइल अमीन कंसिस्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, इसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन 4 पे, किसके द्वारा, ब्यूटेन 1 अमीन, ठीक, बीराफॉर्मिल। दूसरा हमारा क्या है, मैकेनिज्म उसका वही सेम होगा, और थेरेपेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो सेम होगा जो कि हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में लेते हैं, ठीक, उसमें आप लिख सकते हैं वही सेम। दूसरा हमारा है निफिलिपिन, इट इज़ कैटेगराइज अंडर डाइहाइड्रोपिरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका क्लास है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इट कंटेन डाइहाइड्रोपिरिडिन मोइटी, वही सेम चीज़ है, बस उसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन की जगह फिनाइल ब्यूटाइमिन मोइटी लगा दीजिएगा, और किसके साथ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट है इसमें क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। वैसोडायलेटर है, डेफिनेशन क्या होता है इसका, वैसोडायलेटर काज वैसोडायलेटर बाय डायरेक्टिंग वैसुलर स्मूथ मसल, वही है सेम चीज़। वैसोडायलेटर जो होते हैं हमारे डायलेट कर देते हैं स्मूथ मसल या फिर ब्लड वेसल, जो कि ट्रीट करते हैं एज अ हाइपरटेंशन को, ठीक। इट रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस विच एलिवेट द ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है और एलिवेट हो जाता है इन हाइपरटेंशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं जो हम लिखें ये, या फिर ये जो हम बोल रहे हैं वो, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 पॉइंट है ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं वैसोडायलेटर जो होते हैं वो हमारे डायलेट कर देते हैं। इट इज़ एक्ट बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल एंड स्मूथ मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, जिसके वजह से ब्लड एंड ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है हमारा हार्ट में, एंड ये हमारा रिड्यूस कर देता है हाँ हाइपरटेंशन को। इसको हम लोग दोनों में एज अ यूज़ करते हैं। CHF जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको वैसोडायलेटर दे सकते हैं, और जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन पेशेंट जो है उसको भी एज अ ट्रीट कर सकते हैं, या फिर वैसोडायलेटर के जो ड्रग हैं उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा यूजेस में आप लोग बना के लिख सकते हैं। थेरेपेटिक यूज़ में हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट में एंजाइना, चेस्ट पेन, हेडेक, सर दर्द करना, डिजनेस, चक्कर आना। जो ड्रग ज़्यादातर यूज़ होते हैं वैसोडायलेटर में, पहला हमारा है मिनॉक्सिडिल। डेफिनेशन, इट बिलोंग टू डाई अल्किल एराइलामीन, ये डाई अल्किल एराइलामीन से बिलोंग करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ एक्ट पावरफुल आर्टियो वाइटोडायलेटर विच इज़ इफेक्टिव व्हेन गिवन वाया ओरल रूट, ठीक। ये पावरफुल आर्टियोलर डायलेटर है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको हम लोग देते हैं ओरली, ठीक। इट कॉज रिफ्लैक्स टैकीकार्डिया, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है इसमें। थेरेपेटिक यूज में वही हाइपरटेंशन, हेयर लॉस में भी यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो रेडनेस ऑफ आई होगा, चेस्ट पेन होगा, डिजनेस होगा, वेट इसमें क्या होता है हमारा गेन होता है।